हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 7th में जल एक बहुमूल्य संसाधन वाटर ए प्रीसियस रिसोर्सेस के बारे में बताएंगे। देखिए, जल एक जीवन का मुख्य आधार है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% भाग में जल उपस्थित है, जल पाया जाता है। ठीक है। जल 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं बेटा? जल दिवस 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। जल का उपयोग हम नहाने में, पीने में, कपड़े साफ करने में, इसमें बेटा कपड़े साफ करने में और सिंचाई में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा जल के बिना सिंचाई संभव नहीं है। क्या जब हम हरे पौधों को पानी नहीं देंगे, जल नहीं देंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, क्या वो जीवित रह पाएंगे? वो नहीं रह पाएंगे। तो जल का उपयोग हम नहाने में, कपड़े साफ करने में, सिंचाई आदि कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। जल का उपयोग हम औद्योगिक स्तर पर विद्युत उत्पन्न करने में भी करते हैं। ठीक है। अब आगे हम बताते हैं। देखिए, हमने बताया सिंचाई में और सफाई करने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। देखिए, जल के बिना मनुष्य भी अपना जीवित नहीं रह पाएगा, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। सभी हरे पौधे ने बताया, जल की उपस्थिति में सभी ग्रीन प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। किसी करते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, सभी ग्रीन प्लांट्स अपनी रूट्स के द्वारा, रूट में वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बरसात होती है और रूट्स के द्वारा वो नीचे से भी सक करते हैं, और रूट्स में क्या होता है, वो नीचे से जल को खींचते हैं और अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। यह क्रिया जो गति से हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सभी हरे पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अब बात आती है बेटा प्राकृतिक प्रक्रम के आधार पर। प्राकृतिक प्रक्रम के आधार पर जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है बेटा? जल की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। संसार में ऐसा कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो एक से अधिक रूप पाया जाए, लेकिन जल एक ऐसा है जो 3 अवस्थाओं में 3 स्टेट में पाया जाता है। पहले हम कहते हैं इसके प्रक्रम के आधार पर ठोस अवस्था। कैसे बेटा? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। देखिए, जब हम वाटर को फ्रीजिंग कर लेते हैं, ठीक है, जो वाटर जमकर बर्फ के रूप में बन जाता है, बर्फ के रूप में बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड अवस्था। वो जल की सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था कही जाती है। ठीक। दूसरी बात आती है द्रव अवस्था, लिक्विड फॉर्म। द्रव अवस्था में क्या होता है? देखिए, समुद्र का जल धीरे धीरे बाष्पित होकर के उसका बाष्पन होता रहता है और वो उसे हम द्रव भी कहते हैं। ठीक है। तो ये गैस अवस्था भी किसकी कही जाती है? एक उदाहरण के लिए, जब जल को हम गर्म करते हैं, ठीक है, या सॉरी देखिए, द्रव अवस्था ऐसी है कि बर्फ है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश ऊष्मा लेकर के क्या करती है? वो पिघल जाती है और द्रव अवस्था में बदल जाती है। कैसे? सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेकर के बर्फ पिघल जाती है और वो द्रव अवस्था में आ जाती है। अच्छा, अब तीसरी बात आती है गैस। गैस क्या होती है? देखिए, समुद्र का जल
सूर्य की प्रेरणा में वाष्पित होकर के वो बादल के रूप में बन जाता है, एक तरह की वो गैस बन जाती है। या अगर हम ऐसा उदाहरण के लिए, जब जल को हम गर्म करते हैं तो एक स्टेज आ जाती है, एक टेम्परेचर आ जाता है कि वो उबलने लगता है, खोलने लगता है, ठीक है, और उस पर वो वाष्प के रूप में द्रवित होने लगता है, तो ये हम कहलाते हैं, हम कहते हैं गैस। ये ऐसे कह लीजिए, देखिए ये जल है, जल को क्या करते हैं हम, जब इसको हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, क्या करेंगे बेटा, फ्रीजिंग करेंगे, तो क्या ये क्या जल कैसा अवस्था में होती है, जल कैसा अवस्था होता है लिक्विड में, और जैसे फ्रीजिंग करते हैं ये कैसा होती है, बर्फ बन जाती है, सॉलिड हो जाता है, आइस से बोलेंगे, ये क्या हो जाता है बेटा, ये सॉलिड होता है। और जब इसको क्या करेंगे हम, इसको जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये वेपर द्रव अवस्था में, वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है, इसके गैस कहते हैं, ठीक है। आगे बात आती है बेटा वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। देखिए हमने जल के बारे में बताया, जल की अवस्थाओं के बारे में बताया, जल का संसाधन कैसे होता है, प्रबंधन कैसे करते हैं। जब बहुत सारे जब बरसात का जल होता है तो उसे जलाशय में इकट्ठा कर लिया जाता है और वो वेपर बनता है, वो बादल के रूप में, फिर बरसात के रूप में नीचे आ जाता है, वो चल चल के जलता रहता है। अब बात हम करते हैं वाटर प्रदूषण, जल प्रदूषण कैसे हो जाता है। देखिए जल में अवांछनीय परिवर्तन होने से या उसमें कोई ऐसे रासायनिक पदार्थ बनाने से जिससे वो जल पीने योग्य न हो, वो जल दूषित हो जाए। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ गंगा नदी को हम पवित्र नदी मानते हैं, उसका जल हम पीने के रूप में करते हैं, लेकिन वो भी जल प्रदूषित हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें प्रसाद के रूप में फल प्रसाद उसमें फेंक देते हैं, इसका वजह वो सड़ जाते हैं, उसमें वायरस बैक्टीरिया पनप जाते हैं। कुछ लोग उसमें डेड बॉडी बहा देते हैं। देखिए बाह्य मल, कैसे खुले हुए जानवरों को गंगा में बहाने से, वो नहलाने से वो उसमें बाहर वो मल वगैरह उसमें गंदगी फैला देते हैं, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जल प्रदूषित हो जाता है। मृत शरीर को उसमें बहा देने से भी उसमें बैक्टीरिया वायरस पनप जाते हैं और वो जल प्रदूषित हो जाता है। सीवेज का पानी, देखिए बड़े बड़े शहरों के पास बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती हैं, नालियों के द्वारा सीवेज जो गंदा पानी होता है लैट्रिन का, सीवेज पानी उसमें गंगा उसमें नदियों में छोड़ दिया जाता है, वो पानी भी क्या कर देता है, जल को प्रदूषित कर देता है। कारखानों से निकलने वाला पानी, कारखानों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ, देखिए बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हैं उनसे कारखानों से जो व्यर्थ का काला पानी अनेक वेस्ट मटेरियल देते हैं वो बहा दिए जाते हैं, जिसका होता है वो जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, देखिए बेटा आगे आती है जल की कमी के प्रभाव। जल कम होने से मनुष्य के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए हमने बताया जल एक मूल्यवान वस्तु है, जल के बिना मनुष्य का भी जीवन असंभव है और मनुष्य के साथ साथ भी अनेक जीव जंतुओं का, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, उनका भी जीवन जीना असंभव है। तो जल की कमी से अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे सूखे की आशंका। देखिए जब जल का हम बहुत विस्तृत रूप से जल का उपयोग हम सिंचाई के रूप में करते हैं, किसमें करते हैं बेटा, सिंचाई के रूप में करते हैं। तो अगर जल की कमी हो जाएगी तो क्या सूखे की संभावना बढ़ जाएगी और क्या होगा, सूखे की संभावना बढ़ जाएगी, इससे फसल पैदा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आती है वर्षा में कमी। ठीक है, तीसरी बात आती है बेटा जो जल में जलाशय होते हैं उसमें हम मत्स्य पालन, मछलियों का पालन करते हैं। अगर जल नहीं होगा तो मत्स्य पालन बिल्कुल रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये हमने आपको बताया बेटा जल के प्रभाव, जल के बारे में बताया सब। ठीक है, दैट्स ऑल।